नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दा हरियाणा राज भवन विखे नागरिक अभिनंदन। राष्ट्रपति ने खुराक सुरक्षा विच किसानां दे योगदान दी कीती शलाघा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैम प्लेटफॉर्म की कारगुजारी नूं सराहया। भारतीय रिजर्व बैंक भलके 1 दिसंबर तो प्रयोगी आधार पर लॉन्च करेगी डिजिटल रुपया। पुलाड़ खेतर लई भारत सरकार वालों बनाईयां जा रही नीतियां साबित हो रही ने लाहेवंद। भारत और न्यूजीलैंड विचाले तीजा ते आखिरी एक दिना मैच क्राइस्ट चर्च विच जारी। मैच का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स ते देखा जा सकता है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा के 2 दिना दौरे दौरान कल हरियाणा राज भवन विच नागरिक अभिनंदन किया गया। हरियाणा सरकार वालों किए गए इस स्वागती समागम दौरान राष्ट्रपति ने खुराक सुरक्षा विच योगदान पाउण लई किसानां दी शलाघा की। हरियाणा ते पंजाब दे किसानां दा जिक्र करदिआं राष्ट्रपति ने कहा कि इन्हां ने खित्ते विच हरी क्रांति लिआंदी अते देश विच अनाज दी घाट नूं दूर कीता। उन्हां कहा कि साल 2047 विच अमृत काल दे संपूर्ण होण दे नाल ही भारत एक विकसित देश वजों स्थापित हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने NIT कन्वोकेशन विच हिस्सा लिया अते विद्यार्थियों नूं डिग्रियां प्रदान कीतियां। राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी विच कौमांतरी गीता सैमीनार नूं भी संबोधन किया। सैमीनार नूं संबोधन करदिआं राष्ट्रपति ने लोकां नूं अपने जीवन विच भगवत गीता दे ज्ञान ते अमल करन दा सुनेहा दिता। उन्होंने कहा कि भारत वालों सारी मनुखता लई गीता अते योग अणमुल्ले तोहफे ने। गीता सही अर्थों में एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है। अनेक भाषाओं में गीता के कई अनुवाद हो चुकी है। ये भारतवर्ष का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है। जितनी टीकाएं गीता पर लिखी गई है उतनी शायद ही किसी अन्य पुस्तक पर लिखी गई होगी। जिस तरह योग पूरे विश्व समुदाय को भारत की सौगात है, उसी प्रकार योग शास्त्र गीता भी पूरी मानवता को भारत माता का आध्यात्मिक उपहार है। गीता पूरी मानवता के लिए एक जीवन संहिता है, आध्यात्मिक दीप स्तंभ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सिक्ख्या समाज नूं बदलण दा इक्को एक जरिया है। अगरतला विच महाराजा बीर बिक्रम कॉलेज विच एक समागम नूं संबोधन करदिआं उपराष्ट्रपति ने कहा है कि भारत सिक्ख्या के खेत्र विच तेजी नाल अगे वध रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की नवीं सिक्ख्या नीति का भी जिक्र किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस दहाके के अखीर तक भारत दुनिया का तीजा सब तो वड्डा अर्थचारा बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवर्नमेंट मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म जैम की कारगुजारी की शलाघा की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करदिआं जैम प्लेटफॉर्म ते 1 लाख करोड़ रुपए तो वध दा कारोबार होने ते खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्राप्ति एक शानदार खबर है। उन्होंने कहा कि जैम इंडिया भारत की उद्यमी समर्था नूं प्रदर्शित करन विच एक गेम चेंजर की भूमिका निभा रहा है अते इस नाल पारदर्शिता विच भी वाधा होया है। प्रधानमंत्री ने उन्होंने सारे लोगों की भी प्रशंसा की जिन्हों ने अपने उत्पादों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रदर्शित किया है। प्रधानमंत्री ने होरनां नूं भी इस प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद लियाउण अते प्रदर्शित करन दा सद्दा दिता। भारतीय रिजर्व बैंक ने भलके 1 दिसंबर तो प्रयोगी आधार पर रिटेल डिजिटल रुपया शुरू करने का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक वालों जारी बयान मुताबक इस काम लई 8 बैंकों की पछाण की गई है। पहले गेड़ विच इस दी शुरुआत 4 शहरों में भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक अते IDFC फर्स्ट बैंक तो की जाएगी। इस तो बाद होरनां बैंकों नूं भी इस विच शामिल किया जाएगा। प्रयोगी आधार पर डिजिटल रुपए की शुरुआत मुंबई, नवी दिल्ली, बंगलुरू अते भुवनेश्वर शहरों में की जाएगी अते इस तो बाद इसका विस्तार अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना अते शिमला तक किया जाएगा। लोड़ पैण ते इसका दायरा हौली हौली वधाया जा सकता है। प्रयोगी आधार पर डिजिटल रुपया ग्राहकों अते व्यापारियों के क्लोज्ड यूजर ग्रुप विच चोणवें स्थानां ते उपलब्ध होवेगा। डिजिटल रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में काम करेगा अते इस दी कानूनी वैधता होवेगी।
ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। जो फोकस है यंग स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने का, और हमारे जो PIs भी यंग भी हैं और फैकल्टी और स्टूडेंट्स सारे मिल के जो कर रहे हैं, तो उसमें एक तो उनको एक्सपोजर मिलता है स्पेस टेक्नोलॉजी इसरो के जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने में, काम करने में, सीखने में, और वो जो रेलेवेंट टेक्नोलॉजी है स्पेस के लिए उसमें वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। इसरो ने जो हमें प्रोजेक्ट दिया है वो है बेसिकली हमारा मैपिंग और ट्रैकिंग के लिए और डिटेक्शन पर्पस के लिए, जिससे हम लोग ट्रैफिक के लिए, इरिगेशन, एग्रीकल्चर के एरिया में और सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के एरिया में हम लोग कुछ काम कर सकें। तो जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनिशिएटिव ले रही है प्रोजेक्ट के लिए, क्या समझते हैं आप? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसरो ने इसको हैंडल किया है, और इसरो ने बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को बिसाइड्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को भी चूज़ किया इसके लिए, और इट इज़ अ वेरी वन ऑफ द गुड स्टेप। और ये सबसे अच्छी बात इसमें है कि इनका जो प्रोग्राम है इसमें डायरेक्टली बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गाइडेंस में और उनके इनिशिएटिव्स, उनके विजन की वजह से आज इसरो सिर्फ स्पेस में ही वर्क नहीं कर रही है, आज वो एग्रीकल्चर के फील्ड में वर्क कर रही है, आज वो AI बेस्ड स्मार्ट सिटीज़ में हम लोग क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं उसकी फील्ड में वर्क कर रही है। पर्टिकुलरली अगर जैसे हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम कर रही है, और साथ ही साथ बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जैसे नासा के साथ में मिलकर के इसरो अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करना जा रहा है, जो कि रिमोट सेंसिंग में बहुत हेल्पफुल होगा, खासकर डिजास्टर की एनालिसिस करने के लिए, उसके मैनेजमेंट करने के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इसरो बहुत सारी एजेंसीज को, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को, प्राइवेट सेक्टर के भी इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को सबको फंड करिए। जैसे स्टार्टअप इंडिया है और R&D से जैसे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे जो सीखते हैं, तो हम उनको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि इंडस्ट्री और एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वो अपना योगदान दे सकते हैं। तो वो आगे जाके वो इंडिपेंडेंटली भी अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं यहाँ से सीख के। तो R&D एक्टिविटी जितना बढ़ेगा तो देश में उसका योगदान होगा ही, नई चीज़ें बनाने में और देश को आगे ले जाने में। सैटेलाइट 'ਚ कम्यूनीकेशन वास्ते सानू चिप्स की रिक्वायरमेंट होंदी है, तो चिप्स ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, चिप सैटेलाइट 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। बेसिकली ਤੁਸੀਂ जो भी वीडियो देखते हो वो सैटेलाइट के थ्रू अगर जा रही है तो चिप्स की रिक्वायरमेंट पैंदी आ। पहला मेन ਜਿਹੜੇ चिप्स ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ इंपोर्ट ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ इसरो ਨਾਲ मिल के ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ चिप्स ना इंडिया 'ਚੋਂ डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि ਆਪਾਂ मेक इन इंडिया 'ਚ बना सकीए। तो चिप्स की डिज़ाइनिंग ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ हैं, तो इसरो सानू फैब्रिकेशन वास्ते सपोर्ट करता है ताकि ਜਿਹੜਾ बाहर से तेरी डिपेंडेंस हैगी है साड़ी वो कट जाए। मेक इन इंडिया का जो थॉट है हमारे PM का, उनका इसका सबसे बड़ा फ़ायदा खासकर NIT स्टूडेंट्स और फैकल्टी को ये हो रहा है कि यहाँ पर फंड्स इसरो के थ्रू हमें मिल रहे हैं रिसर्च के लिए, और इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा इंडिया में इसरो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में यूज़ करेगी। बेसिकली हम लोग मतलब अगर देखा जाए तो ये दो तरह से कारगर है इंडिया में। पहली चीज़ तो ये है कि हम यहाँ पर जो कंपोनेंट हम लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो हम पहले बाहर की कंट्रीज से प्रोक्योर करते थे, तो पहली चीज़ तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जो स्टूडेंट्स रेडी कर रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट जो इस काम को सीख रहे हैं, वो आगे भी इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ਪੁਲਾੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। भविष्य के बारे में जानना है तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ में दिमाग डाल देना, जैसे कोई भी जो नॉन ह्यूमन चीज़ है उसमें अगर हम दिमाग डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कहलाया जाता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी इसमें किस तरह से मदद कर रही है? तो जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी जी के जैसे आप इनिशिएटिव देखते हैं कि वो बहुत फंडिंग करते हैं
मतलब स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो उससे ये होता है कि जैसे कि हम जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एक आइडिया होता है दुनिया जिससे हम मतलब कोई भी आइडिया होता है वो दुनिया बदलने के काम आता है। प्रधानमंत्री ने जिवें इसरो ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ NIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਸਮ ਆ, ਇਹ ਫਸਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਸਲ ਲਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NRI ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 16 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ, SAS ਨਗਰ ਵਿੱਚ 19, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 23, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 26 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ NRI ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ NRI ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ NRI ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ, NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ NRI ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 NRI ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ PCS ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸਣੇ 38,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਗੈਸ ਜਿਹੇ ਸਵੱਛ ਬਾਲਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 6.5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 37 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜੇ ਸਣੇ 301 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ IGP ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NDPS ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਅਤੇ ਆਖਰੀ 1 ਦਿਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗਵਾਏ 5 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ DD ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ FIFA ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪ A ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਗਲ ਨੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ 2-1 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਤਰ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 0-1 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੈਲਜ਼ ਨੂੰ 3-0 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਗਰੁੱਪ D ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੁੱਪ C ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਿੜਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।